हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड के नए टर्म प्लान पर। जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने इस बार बोर्ड एग्ज़ाम को 2 टर्म में कराने का फैसला किया है। क्या टर्म 1 में होगा, क्या टर्म 2 में होगा, क्या सिलेबस रहेगा और क्या रिडक्शन हुआ है सिलेबस में, ये सब बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, वीडियो के अंत में मैं आपको फ्यूचर के लिए कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। यह आपके बोर्ड एग्जाम और फ्यूचर के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। अब आते हैं हम सीबीएसई बोर्ड के नए टर्म प्लान पर। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर 2 टर्म में सीबीएसई एग्जाम कराएगी। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं टर्म प्लान पर। टर्म 1 और टर्म 2 में क्या क्या सिलेबस है इसको आप देखिए। टर्म 1 में रिलेशन एंड फंक्शन, एलजेब्रा, कैलकुलस और लीनियर प्रोग्रामिंग ये रखा गया है। और टर्म 2 में जो यूनिट्स हैं वो कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी रखी गई है। क्या कितने मार्क्स का आना है ये मैंने सामने लिखा है, आप देख लीजिए। रिलेशन एंड फंक्शन 8 मार्क्स का, एलजेब्रा 10 मार्क्स की, कैलकुलस 17 मार्क्स के और लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स की है। तो इस तरीके से आपका ये टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा। 10 मार्क्स जो हैं आपके इंटरनल असेसमेंट्स के हैं, ये आपका 10 मार्क्स हो गया। तो टोटल इस तरीके से 50 मार्क टर्म 1 के हो जाएंगे। टर्म 2 में कैलकुलस 18 मार्क्स की, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री 14 मार्क्स की, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की। तो इस तरीके से आपका ये 40 मार्क्स का पेपर होगा। 10 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे, तो टोटल ये 50 हो जाएगा। इस तरीके से दोनों टर्म का मिला के आपका 100 मार्क्स कंप्लीट होगा। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। एनसीईआरटी बुक जो है उसके चैप्टर्स देखिए। रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ये आपका टर्म 1 में आना है। एलजेब्रा जो कि आपका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ये है थर्ड फोर्थ चैप्टर, ये आपका एनसीईआरटी बुक का एलजेब्रा यूनिट से आना है। और कैलकुलस में स्टूडेंट देखिए, आपको कैलकुलस दोनों यूनिट में दिख रहा होगा। तो जो डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन है, डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो फर्स्ट टर्म में आनी है और जो इंटीग्रल कैलकुलस है वो सेकंड टर्म में आनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब आते हैं हम यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग, यह आपका 12th चैप्टर है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर टर्म 1 में जो पार्ट 1 बुक है, 2 पार्ट में एनसीईआरटी की बुक है, जो पार्ट 1 जो बुक है वो पूरी आनी है, प्लस पार्ट 2 से एलपीपी यहाँ पर ऐड कर लिया गया है। और टर्म 2 में पूरी पार्ट 2 बुक आनी है, उसमें यहाँ पर ये एलपीपी को हटा दिया गया है, वो फर्स्ट पार्ट में डाल दिया गया है। अब स्टूडेंट्स देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे यहाँ पर। टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव पेपर आना है आपका, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका। और टर्म 2 में आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। टर्म 1 का जो शेड्यूल टाइम है मे बी नवंबर और दिसंबर, ये हो सकता है नवंबर लास्ट या दिसंबर की स्टार्टिंग में हो सकता है। और टर्म 2 जो है आपका फरवरी और मार्च में हो सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि क्या हमारा खाका रहेगा एग्जाम्स का। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या कम किया गया है। तो है क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर चैप्टर कोई भी हटाया नहीं गया है। हर चैप्टर से, मोस्टली चैप्टर से कुछ ना कुछ पोर्शन, कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, तो उनको आपको देखना है। यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन ये यहाँ पर हटा दिया गया है। बाइनरी ऑपरेशंस ये भी पूरा हटा दिया गया है। और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये हमारा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये हटा दिया गया है। तो कुल मिला के अब इस चैप्टर में केवल प्रिंसिपल वैल्यू बचती है, इसके अलावा अब यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ नहीं बचता है। तो फाइनली इस तरीके से रिलेशन एंड फंक्शंस में इतना ये जो भी लिखा है ये हटाया गया है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में देखिए, मैट्रिसेस में एक एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं जिनकी हेल्प से ए इनवर्स निकाला जाता था, इनवर्स मैट्रिक्स, उसको यहाँ पर ये हटा दिया गया है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करके डिटर्मिनेंट की कुछ वैल्यू प्रूव की जाती थी, उस पोर्शन को
हटा दिया गया है कम्प्लीटली। कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये भी हटा दिया गया है। इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी की वो कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट होंगी, इनके ऊपर आधारित जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हटा दिए गए हैं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में रोलेस थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसको हटा दिया गया है यहाँ पे कोर्स से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट मेजर एंड अप्रोक्सीमेशन, इसको हटा दिया गया है। बाकी टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमम मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये 3 चैप्टर्स बचे हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट नॉर्मल एंड मैक्सिमम मिनिमा, ये 3 बचे हैं। और रेट मेजर एंड अप्रोक्सीमेशन, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है एज लिमिट ऑफ सम, ये निकाला जाता था, इसको यहाँ पर हटा दिया गया है। इसके अलावा पूरे इंटीग्रेशन में कुछ भी हटाया नहीं गया। इंटीग्रेशन लगभग पूरा का पूरा ही है, वैसा का वैसा ही जैसा हुआ करता था। केवल डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम ये हटाया गया है। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में एरिया बिटवीन टू कर्व्स, 2 कर्व्स के बीच का एरिया निकालने के लिए आपसे कहा जाता था, उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। अभी स्टूडेंट्स जब ये चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तब आपको ये बातें ढंग से क्लियर हो जाएंगी कि क्या यहाँ पर हटाया गया है और क्या नहीं हटाया गया है। अभी आपने जो नहीं पढ़ा है उसको आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रखिए। मैं इसका PDF भी लिंक में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अब आते हैं हम स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन में। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है ये पोर्शन यहाँ पर डिडक्ट कर दिया गया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में दूसरी फॉर्म स्टूडेंट्स, जो दूसरी फॉर्म है स्टूडेंट्स वो हटाई गई हैं। ये पूरा इसको नहीं हटाया गया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टूडेंट्स जो दूसरी फॉर्म होती थी dx/dy प्लस px इक्वल टू क्यू, इसको डिडक्ट किया गया है। ये जो दूसरी फॉर्म होती थी, एक पहली फॉर्म होती है dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू, वो सिलेबस में है। ऐसे ही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो दूसरी फॉर्म होती है dx/dy इक्वल टू fx/y, ये वाली जो है वो कोर्स से डिडक्ट की गई है, इसको कोर्स से हटाया गया। और जो पहली वाली फॉर्म है dy/dx इक्वल टू fx/y, वो कोर्स में है। तो आप ये समझ गए होंगे कि क्या क्या यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में हटाया गया है, फॉर्मेशन हटाया गया है। और सोल्यूशन में आपका वेरिएबल सेपरेबल वो है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म है और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की भी फर्स्ट फॉर्म है। कोर्स में केवल सेकंड फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की हटाई गई हैं। वेक्टर में आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया गया है। A.B×C, ये जो होता था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हटाया गया है। और बाकी A×B यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड डॉट प्रोडक्ट, ये आपका शामिल है, इसको हटाया नहीं गया है। ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। केवल ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है A.B×C, इसको यहाँ पर डिडक्ट किया गया है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में एंगल्स बिटवीन 2 लाइन्स 2 प्लेन्स और 1 लाइन 1 प्लेन, मतलब किसी भी तरीके का एंगल निकालना, ये इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है। चाहे वो 2 लाइन के बीच का एंगल हो, चाहे 2 प्लेन के बीच का एंगल हो, और 1 प्लेन और 1 लाइन इनके बीच का एंगल हो, मतलब किसी भी तरह का एंगल निकालना ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से हटा दिया गया है। लीनियर प्रोग्रामिंग में स्टूडेंट्स आते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में फॉर्मेशन ऑफ LPP, ये हटा दिया गया है। फॉर्मेशन ऑफ LPP मीन्स कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जिसमें कि हमको वर्ड प्रॉब्लम दी जाती थी और उनसे हम LPP तैयार करते थे, वो हटा दिया गया है। केवल सीधे वही क्वेश्चंस आएंगे जिनमें कि आपको लीनियर प्रोग्रामिंग बनी बनाई मिलेगी, बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर हटा दिए गए हैं। अब प्रोबेबिलिटी में आते हैं स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या इसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बोलते थे, ये हटा दिया गया है। मीन, वेरिएंस, इस तरह के ये जो भी पोर्शंस थे वहाँ पे, उनको हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये इतना सिलेबस डिडक्ट हुआ है।
बोर्ड इसको 30% कहता है, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 30% है, और इनमें से जो कुछ चीज़ें हटाई गई हैं वो वैसे भी बहुत कम आती थी। तो आप इसको बहुत ना मानिए कि ये बहुत ज़्यादा हटाया गया है। जितना भी है सिलेबस लगभग वही है। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आता हूँ, आपको जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि कुछ स्ट्रेटजी आपको बना के एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। आप देखते हैं, नंबर 1 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। आपको टर्म 1 के साथ ही टर्म 2 का सिलेबस भी पढ़ना चाहिए। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है जो आपको विशेष ध्यान देनी है कि टर्म 1 के साथ ही टर्म 2 का सिलेबस भी पढ़ना चाहिए। मिनिमम 40% ऑफ टर्म 2 आपको पहले ही पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि टर्म 2 के लिए आपको बहुत कम समय मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो टर्म 2 आपके लिए बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि टर्म 2 में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलना है। मुश्किल से आपको 2.5 से 3 महीने मिलेंगे। उसमें आप टर्म 2 का पूरा इंटीग्रल वाला पोर्शन, वेक्टर, 3D प्रोबेबिलिटी, ये काफ़ी लेंदी पोर्शन हो जाएगा। अगर आप इसको केवल टर्म 1 के बाद पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो वो आपको पहले ही, नवंबर से पहले ही उसका कुछ पोर्शन पढ़ लेना चाहिए। आप पूरा भले ना पढ़िए, टर्म 2 का आप कैलकुलस पोर्शन जो कि इंटीग्रेशन का है, आप अगर उसको ही पढ़ लेते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी आराम रहेगा। और टर्म 2 का जो कैलकुलस पोर्शन इंटीग्रेशन का है, वो अगर आप टर्म 1 के कैलकुलस मीन्स की डिफरेंशिएशन के साथ ही अगर उसको पढ़ लेते हैं तो आसानी से टच में होने के कारण आपको समझ में भी आ जाएगा और टर्म 2 आपको बहुत हल्का लगेगा। तो इस तरीके से आपको मिनिमम आपको कैलकुलस का जो सेकंड टर्म का पोर्शन है इंटीग्रेशन का, उसको फर्स्ट टर्म के जो कैलकुलस है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके साथ ही ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि सेकंड टर्म का आपका जो बर्डन है वो बहुत कम हो जाए। अब आगे देखते हैं, जैसे कि टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो एमसीक्यू के लिए स्टूडेंट्स आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। इसके लिए आप पूरा चैप्टर डीपली पढ़िए, छोटे बड़े हर तरह के क्वेश्चन करिए, आपके एमसीक्यू बहुत ही इजीली हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में एमसीक्यू क्वेश्चंस आने हैं तो हम हल्का हल्का छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ लें, उससे आपको डीप नॉलेज नहीं मिल पाएगी, जो आपके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत नुकसानदायक होगी। तो आपको टर्म 1 का पूरा डीपली पढ़ना है। अगर आप डीपली छोटे बड़े लेंथी हर तरीके के क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट आप समझ के लगाते हैं तो जैसे भी एमसीक्यू आएंगे उनको आप आराम से कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको टर्म 1 में ये ध्यान देना है कि एमसीक्यू के हिसाब से नहीं पढ़ना है कि केवल एमसीक्यू आएगा, ये आपके आगे के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। आपको उसकी पूरी पढ़ाई करनी चाहिए। एक और बात स्टूडेंट्स आते हैं कि स्टूडेंट जो टॉपिक आपके डिडक्ट हुए हैं उनको भी आपको समय निकालकर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जब आप आगे कंपटीशन फेस करेंगे तो वहाँ तो पूरा सिलेबस ही आएगा। अब आप अगर यहाँ पे बोर्ड के हिसाब से करते हैं कि आप ये जो भी डिडक्ट हुआ है इसको आप छोड़ देते हैं, तो ये आगे आपकी लाइफ के लिए, फ्यूचर आप कोई भी कंपटीशन देंगे या आगे कुछ भी करेंगे मैथ से रिलेटेड, तो ये छूटी हुई चीज़ें आपको हमेशा प्रॉब्लम देंगी। ऐसा आपको नहीं करना है कि अगर ये हटा दिया गया है तो इसको अब हम पढ़ें ही ना। इसको आप कभी भी समय निकाल के पढ़िए। आप जहाँ भी पढ़ते हैं आप वहाँ पर इन चीज़ों को कहिए कि आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाएं, वरना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको ये आने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए ये जो डिडक्ट हुआ है कोर्स, इसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। तो बस स्टूडेंट्स यही कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे हों और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। स्टूडेंट्स, अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या सिलेबस है, कैसे क्या हमको तैयारी करनी है। बाकी आप आगे इसको देखिए और तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।